महाभारत के बाद की महागाथा एपिसोड 9। राजा परीक्षित के सम्मुख खड़ा नौजवान निडर भाव से बोला, ऐसी गईं तो हम नौजवानों के पास ही होनी चाहिए राजन। राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग का भयानक चेहरा दिखाई देता है। कुटिल हंसी हंसता हुआ कलयुग। तब राजा परीक्षित बोले, तुम सत्य वचन कह रहे हो नौजवान। वैसे तो मेरे राज्य में इस प्रकार के मूर्ख वृद्ध पुरुषों को रहना नहीं चाहिए। यदि है तो मेरा यह आदेश है कि ऐसे लोगों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया जाए। दोनों सैनिक अवाक होकर राजा को देखने लगे। उधर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में पुनः कलयुग की कुटिल मुस्कान युक्त सूरत दिखाई देती है। राजा परीक्षित सैनिकों से कहते हैं, जाओ उस वृद्ध किसान को पकड़कर कारागार में डाल दो। यह मेरा आदेश है। यदि स्वेच्छा से न आए तो घसीटते हुए ले आना। पुनः युवक की ओर देखकर बोले, इसे मुक्त कर दिया जाए। इसने कोई अपराध नहीं किया है। राजा का आदेश सुनकर सैनिकों का आश्चर्य बढ़ जाता है, जबकि छाया रूप में कलयुग मुस्कुराने लगता है। कलयुग कहता है, द्वापर युग का अंत हो रहा है और सिर को भयानक रूप में हिला हिला कर कहता है, मेरे युग का आगमन हो रहा है, अर्थात कलयुग का प्रवेश काल, कलयुग का आगमन। कलयुग निशब्द भाव से कहता है, राजा परीक्षित, परंतु मुझे स्वर्ण में स्थान देकर पदार्पण करने का सुअवसर प्रदान किया। मेरा स्वर, मेरा शब्द किसी भी संसारी प्राणी को नहीं सुनाई देगा। स्वयं राजा परीक्षित भी मेरे कहे शब्दों को नहीं सुन सकेंगे, किंतु मैं उनके राज मुकुट में जड़े स्वर्ण में समाया हुआ हूं। बुद्धि विवेक का भंडार है मस्तिष्क, और राजा के मस्तिष्क पर तब तक मेरा अधिकार रहेगा जब तक ये राजमुकुट धारण किए रहेंगे, और जब तक मैं मस्तक पर विराजमान रहूंगा, मेरे प्रभाव से राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। राजा परीक्षित, धर्म का पुजारी राजा परीक्षित अधर्म में लिप्त हो जाएगा, और इस तरह होगा कलयुग के प्रभाव का विस्तार। सैनिकों द्वारा वृद्ध किसान को घसीटकर लाने का दृश्य दिखाई देता है और सैनिकों से कहता है, आखिर मेरा दोष क्या है? क्यों मुझे इस तरह कारागार में डाला जा रहा है? तब एक सैनिक कहता है, यह हम नहीं जानते। हमें राजा का आदेश मिला है कि तुमने अपराध किया है। किसान आश्चर्य से कहता है, मैंने अपराध किया है? क्या अपराध है मेरा? पुनः वही सैनिक कहता है, यह हम नहीं जानते कि तुम्हारा अपराध क्या है। किसान फिर कहता है, फिर हमें अपराधियों की भांति क्यों घसीट कर ले जाया जा रहा है? तब दूसरा सैनिक बोला, जो भी कहना है कल राज दरबार में कहना। इस समय चुपचाप चलो, अन्यथा कोड़े से पीट पीट कर चमड़ी उतार दी जाएगी। किसान भयभीत हो जाता है। उधर राजा परीक्षित दरबार से उठकर जब अपने शयन कक्ष में जाते हैं और राज मुकुट उतार कर रख देते हैं, तब उन्हें आश्चर्य होता है और अपने सिर पर हाथ फेरकर स्वयं से कहते हैं, अरे मैंने अपने सैनिकों को कैसे, और सोचने लगते हैं, वृद्ध किसान तो निर्दोष है। ओह, यह मैंने कैसा अनर्थ कर दिया। मुझ पर से मेरी प्रजा का विश्वास उठ जाएगा। ओह ओह मेरे प्रभु, यह मुझसे क्या हो गया?
मैं अभी किसान को मुक्त करने का आदेश देता हूं और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगूंगा। पुनः राज मुकुट उठाकर पहनते हैं और मुकुट पहनते ही फिर से उनका मस्तिष्क कलयुग के प्रभाव में हो जाता है और कलयुग का प्रभाव होते ही राजा परीक्षित पुनः कहते हैं, ओह, मैं कहां जा रहा हूं? क्या आवश्यकता है किसान को मुक्त करने की? उचित कार्य ही तो किया है युवक ने। उसकी गौ छीनकर घी, दूध, दही, मक्खन नौजवानों को मिलेगा तो मेरे राज्य की शक्ति बढ़ेगी। वृद्धों को क्या, उन्हें तो शीघ्र ही यमराज के दरबार में चले जाना है। परीक्षित के मुकुट में कलयुग छाया रूप में सिर हिलाते हुए मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। पुनः राजा परीक्षित अपने शयन कक्ष में चले गए और अपना राज मुकुट उतारकर पलंग पर लेट गए। लेटते ही उन्हें निद्रा ने आ घेरा। स्वप्न में उन्हें कलयुग की भयानक आकृति दिखाई देती है। देखो राजन, खुली आंखों से देखो, मेरी सत्ता, मेरा साम्राज्य, मेरा प्रभाव।